दोस्तों, आपने दो वीडियो देखे और वीडियो को काफ़ी हद तक सराहा भी गया है। और पहले वीडियो में हमने देखा कि अमेरिका सुपर पावर बन कैसे गया और डॉलर ग्लोबल करेंसी कैसे बना। सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि अमेरिका ने अपनी सुप्रीमेसी जो थी डॉलर को सुपर पावर बनाए रखने की या स्ट्रॉन्ग नेशन बनाए रखने की, उसके लिए अमेरिका क्या कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम चाइना की तरफ अपना रुख करेंगे और ये देखेंगे कि जब ये अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन कर रहा था तो चाइना क्या कर रहा था और चाइना ने किस तरह से अमेरिका के सामने एक तरह की जंग छिड़ी हुई थी, जो कि न्यूक्लियर वेपन से या तोपों से या हथियारों से नहीं खेली गई, लेकिन इकोनॉमिक वॉर छिड़ी गई थी। तो इकोनॉमिक वॉर क्या थी और चाइना किस हद तक उसमें कामयाब हुआ है, ये हमारा इस वीडियो में हमें देखना है और मुझे यकीन है कि आप इसको भी पसंद करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अमेरिका जब सुपर पावर बन रहा था तो सामने चाइना अपनी एक अलग ही गेम खेल रहा था और चाइना को ये पता था कि अमेरिका के सामने कोई मिलिट्री वॉर में जीत नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका मिलिट्री आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जब बात करते हैं, न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वो जितना आगे है उस तरह उससे लड़ना बहुत नामुमकिन है। तो चाइना को ये बात पता थी। तो चाइना ने क्या कहा, चाइना ने मिलिट्री वॉर की बजाय अमेरिका के सामने इकोनॉमिक वॉर चालू किया। अब ये इकोनॉमिक वॉर को समझने के लिए हमें फिर से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जो है एक्सचेंज रेट। पहले एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप ये इकोनॉमिक वॉर को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। अभी एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट वो रेट है जिस रेट पे एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज की जाती है। हम जब बोलते हैं कि $1 75 रुपए के बराबर है, इसका मतलब अगर आप $1 खरीदना चाहें तो आपको 75 रुपए देने पड़ेंगे, या 75 रुपए देके आप $1 खरीद सकते हैं। ये हुआ एक्सचेंज रेट। अब जहां तक इंडिया की बात है और काफी सारे और कंट्रीज की बात है, ये एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है मार्केट में। जैसे इंडिया का जो रुपी डॉलर रेट है, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, ये डिसाइड होता है मार्केट में। अब मार्केट में डॉलर की डिमांड है, डॉलर का सप्लाई है, लोगों को डॉलर चाहिए, जिनको चाहिए वो मार्केट में जाके खरीदते हैं, जिनके पास डॉलर आए हुए हैं वो मार्केट में जाके सेल करते हैं। तो ये डॉलर का एक मार्केट है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। और उस मार्केट में ये प्राइस डिसाइड होती है और हर रोज हर मिनट ये प्राइस बदलती रहती है। अब ये रेट इंडिया में मार्केट में डिसाइड होता है, चाइना में ये मार्केट डिसाइड नहीं होता। चाइना में ये रेट डिसाइड करने का काम गवर्नमेंट का है। चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी, मतलब कि जो चाइना की करेंसी है, उस करेंसी का नाम है युआन। युआन एक चाइनीज करेंसी है। चाइना ने अपनी करेंसी की वैल्यू जो थी डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में या फॉरेन करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसको आर्टिफिशियली डी वैल्यू करके रखा है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि करेंसी को डी वैल्यू करने का क्या फायदा। अब जब करेंसी को डी वैल्यू करते हैं तो क्या फायदा मिलता है, उसको पहले हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, फिर हम वापस चाइना में जाएंगे। मान लो अभी $1 75 रुपए का है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर मान लो कि ये एक पेन है जिसकी कीमत $1 है, अब एक अमेरिकन है, अगर वो $1 देगा तो इंडिया से इस तरह की 75 पेन बाय कर सकता है, क्योंकि पेन की एमआरपी $1 है। $1 इज इक्वल टू 75 रुपए है, मतलब एक अमेरिकन $1 लेके इंडिया से 75 पेन बाय कर सकता है अभी के रेट के हिसाब से। अगर ये रुपी का जो रेट है, रुपी डेप्रिसिएट हो गया और मान लो कि $1 जो $1 जो 75 रुपए का था, अब मान लो कि वो 80 रुपए का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? उसी $1 से वही अमेरिकन अब 80 पेन बाय कर पाएगा। पेन की एमआरपी उतनी है। जब रुपी डी वैल्यू हो गया तो हमारे प्रोडक्ट फॉरेनर के लिए सस्ते हो जाएंगे। ओके, तो होगा क्या? हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या मिलेगा? हमें डॉलर मिलेगा। और दूसरी साइड क्या होगा? पहले $1 की पेन, मान लो कि ये अमेरिकन पेन है और इसकी प्राइस लिखी है यहाँ पे एमआरपी $1। अब पहले ये $1 की पेन बाय करने के लिए एक इंडियन को 75 रुपए देने पड़ते थे। अगर रुपी डी वैल्यू हो गई
75 का 80 रुपया हो गया है, तो उसी $1 की पेन के लिए अब हमें 80 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब क्या हो गया, इंपोर्टेड प्रोडक्ट हमारे लिए महंगे हो गए, तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम हो जाता है। चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली डीवैल्यू करके रखा। अगर आप युआन का मार्केट रेट देखेंगे, जो युआन डॉलर रेट देखेंगे, तो पिछले 40-50 साल में ये 5 युआन से लेके 9 युआन तक पहुंचा है। अगर आज की बात करें तो करीब करीब $7 पर युआन है। ओके, और इसी पीरियड में हमारा रूपी जो है वो तो काफी हद तक डीवैल्यू हो चुका है। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को भी डीवैल्यू करके रखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह चाइना ग्रो कर रहा है, जिस तरह चाइना का स्ट्रक्चर है, ये चाइनीज करेंसी स्ट्रांग होनी चाहिए थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। जब ये डीवैल्यू किया तो हुआ ये कि चाइना के एक्सपोर्ट बढ़ गए और चाइना का इंपोर्ट कम हो गया। कि अब ये जब हुआ, हम बोलते हैं कि जब हम कहेंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ओके, तो हम कहेंगे चाइनीज प्रोडक्ट है। तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि चाइनीज प्रोडक्ट मतलब नॉट सो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप अमेरिका की इंपोर्ट देखोगे तो अमेरिका की जो कुल आयात है, जो कुल इंपोर्ट है, उसका करीब करीब 40% चाइना से आ रहा है। तो चाइना अमेरिका को बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका से थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी कर रहा है। अब जब चाइना इतना सारा एक्सपोर्ट अमेरिका को करेगा तो चाइनीज को मिलेगा क्या, चाइनीज को मिलेगा डॉलर। और चाइना ने जो ये इकोनॉमिक वॉर की हम बात करते हैं, उस इकोनॉमिक वॉर में चाइना ने ये डॉलर एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। मतलब जितने ज्यादा हो उतने डॉलर इकट्ठे करते जाओ। आज की तारीख की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में करीब करीब $9.5 ट्रिलियन मार्केट में है। और वो जो $9.5 ट्रिलियन के आसपास जो ग्लोबल में डॉलर का सप्लाई होगा, उसमें से करीब करीब $4 ट्रिलियन तो चाइना के पास है। तो चाइना ने क्या किया, अमेरिका ने अपना डॉलर प्रिंटिंग का काम शुरू किया और चाइना ने वो डॉलर एक्यूमुलेट करने का काम शुरू कर दिया। अब ये बताओ, अगर मेरे पास एक अमेरिकन डॉलर मेरे पॉकेट में है तो मेरे लिए ये एसेट है। तो अगर ये मेरी एसेट है तो किसी ना किसी की तो लायबिलिटी होनी चाहिए। तो वो जो डॉलर जो थे $4 ट्रिलियन, मतलब पूरी दुनिया का 50% के आसपास डॉलर जो स्टॉक है वो चाइना ने अपने पास रखा हुआ है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, वो सारा चाइना के लिए एसेट है। अगर चाइना के लिए एसेट है तो यूएस के लिए लायबिलिटी बन गया। ओके, अब हाथ किसका ऊपर रहेगा, चाइना का रहेगा। और चाइना कभी भी ये डिसाइड करें कि ये $9 ट्रिलियन, ये $4 ट्रिलियन जो हमारे पास पड़े हैं, उसमें से हम कुछ डॉलर सेल करना चाहेंगे। अगर चाइना मार्केट में डॉलर सेल करने जाएगा तो डॉलर की वैल्यू नीचे जा सकती है। इस तरह से चाइना ने अपना कंट्रोल यूएस पे बना के रखा। अब 2008 यूएस में क्राइसिस आया, आप सबको पता ही होगा। हम उस क्राइसिस के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं जो बताएगा कि क्राइसिस हुआ कैसे। यहाँ पर हम बात करते हैं उस क्राइसिस में चाइना ने क्या किया, और कहीं ना कहीं वो अभी हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है उसके साथ भी आप उसको अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे। 2008 में यूएस से जब क्राइसिस आए तो यूएस का जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसकी इंडेक्स सबसे नीचे थी। यूएस के एक कंपनी के जो शेयर मार्केट में जो उनकी वैल्यूज थी वो ऑल टाइम लो पर थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने वो जो डॉलर उनके पास पड़े थे उसी डॉलर से अमेरिकन कंपनीज में इक्विटी बाय कर ली। मतलब अमेरिकन कंपनीज में चाइनीज ने अपनी ओनरशिप बना ली। यहाँ पे नहीं रुके नहीं वो, यहाँ पे जब अमेरिकन गवर्नमेंट को बेल आउट पैकेज, मतलब जो कंपनी डूब रही थी, उनकी जो बैंक डूब रही थी, उनको बचाने के लिए जब पैसों की जरूरत थी तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए, ट्रेजरी बिल वी कॉल इट। जब वो बॉन्ड इशू किए तो चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने उन्हीं डॉलर से वो बॉन्ड बाय कर लिए ताकि वो अमेरिकन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके। इक्विटी मार्केट में पैसा डाल के अमेरिकन कंपनी को इन्फ्लुएंस कर दिया। यहाँ तक नहीं, उस वक्त वर्ल्ड के काफी सारे कंट्री क्राइसिस में थे, हर एक को तकलीफ थी, वो भी ग्लोबल रिसेशन जैसा माहौल था।
उस वक्त चाइनीज कंपनीज ने गल्फ कंट्री जिनके पास बहुत बड़ा ऑयल का भंडार है उन कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, तेल के कुएं खरीद लिए इसी डॉलर से, और अफ्रीकन कंट्रीज में जाके गोल्ड माइन भी खरीदी हैं। तो इस तरह से चाइना ने उसी डॉलर को अपने पास इकट्ठा करके और अमेरिकन कंट्रीज पे, अमेरिकन इकोनॉमी पे भी अपना दबदबा बना लिया। इसीलिए आप 2008 के बाद का जो देखोगे तो ये हुआ 2008 के बाद कि काफी सारी जो अमेरिकन कंपनीज थी उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज, अपने प्लांट चाइना में शिफ्ट करना शुरू कर दिए। अब ये इन्फ्लुएंस कहाँ पर हुआ? क्योंकि उन्हीं कंपनी में चाइनीज इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा तो आप कंपनी के इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और अपने इन्फ्लुएंस का यूज करते हुए चाइना ने उन कंपनीज को अपनी कंट्री में ले लिया गया है। ये चाइनीज स्ट्रेटेजीज हैं। अभी की जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारा जब मार्केट बिकॉज ऑफ कोविड नीचे जा रहा था तो हमारी गवर्नमेंट को भी लगा कि ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं स्पेशली चाइना, वो हमारी जो कंपनीज है उनकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। हमारी गवर्नमेंट को भी लगा कि ये अगर हमारी कंपनी में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो हो सकता है कि हमारी कंपनी में भी डिसीजन में इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन नेबरिंग कंट्री बोल के एक बोल दिया गया कि ये जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको हम हमारी कंपनीज में इक्विटी में अपना पैसा निवेश करने की परमिशन नहीं देंगे। तो ये चाइनीज स्ट्रेटेजी भी है। चाइना बहुत अच्छी तरह से ये इकोनॉमी गेम खेलता रहता है। और अगर आपको कुछ साल पहले याद हो तो अमेरिका ने को पता चला कि चाइना इस तरह से डॉलर एक्यूमुलेट कर रहा है। अमेरिका ने चाइना को प्रेशर किया कि आप अपनी करेंसी को रीवैल्यू करो, मतलब बाकी सारी जो कंट्री हैं दुनिया की उनकी वैल्यू जैसे मार्केट में डिसाइड होती है, आप अपनी कंट्री करेंसी की वैल्यू भी मार्केट में डिसाइड करो। चाइनीज गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया और चाइनीज गवर्नमेंट ने 2-3 मुद्दे वर्ल्ड के सामने रखे और जिससे अमेरिका डर गया। एक मुद्दा ये रखा कि हम अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर में ही क्यों मेजर करें। तो चाइना ने कहा कि हम तो एक बास्केट ऑफ करेंसी बनाएंगे जिसमें डॉलर होगा, पाउंड होगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट होगा, बाकी सब करेंसी भी होंगी, गोल्ड होगा, और उन सारे करेंसी का मिला के एक बास्केट बनाएंगे और मैं मेरी करेंसी की वैल्यू इस बास्केट में मेजर करूंगा। अगर वो बास्केट वाला आइडिया सक्सेसफुल हो जाता तो फिर डॉलर दबाव में आ सकता था। दूसरा उसने कहा कि ये जो इंटरनेट है जिस पे पूरी दुनिया चल रही है वो उसकी मोनोपोली यूएस के पास क्यों है। तो चाइना ने अपना सर्वर बना दिया, अपना सुपर कंप्यूटर बना दिया। और अगर आप चाइना में देखोगे तो चाइनीज जो है लोग हैं चाइनीज, उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो चाइनीज सर्वर ही यूज करें। तो एक तरह से उसने अमेरिका को उस तरह से दबा के रखा हुआ है कि उसके बाद जब अमेरिका ने थोड़ा और प्रेशर किया, अब अमेरिका जो प्रेशर कर सकता था चाइना के ऊपर वो WTO के थ्रू था, और चाइना WTO का मेंबर ही नहीं था। अभी कुछ साल पहले ही उसने WTO का मेंबरशिप लिया था। तो चाइना WTO के थ्रू भी उसको प्रेशराइज कर रहा था, लेकिन फिर भी चाइना इतना स्ट्रांग है कि उसने अमेरिका की कोई भी झांसे में आया नहीं है और अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और अमेरिका जिस तरह सुपर पावर बनता है, चाइना भी सोच रहा है कि उसको भी सुपर पावर बन रहा है और वो अपने सुपर पावर बनने की दिशा में काफी हद तक आगे बढ़ रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये जो रेस लगी है सुपर पावर बनने की वो आगे कहाँ तक जाती है। तो ये था चाइना का गेम। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो 2008 में जो यूएस में जो क्राइसिस आए थे वो क्राइसिस क्या थे, वो क्राइसिस क्यों आए, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई है। हम उसी क्राइसिस को थोड़ा सिंपल वे में समझने का प्रयत्न करेंगे कि वो क्राइसिस किस तरह से आई थी, क्योंकि आज का जो कोविड के बाद वाला जो सिचुएशन देखा जा रहा है उसको कहीं ना कहीं 2 इवेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। एक जोड़ा जा रहा है ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 में आया था,
दूसरा जोड़ा जा रहा है 2008 के अमेरिका के क्राइसिस के साथ। तो अगले वीडियो में हम ये 2008 के अमेरिका के क्राइसिस को अनफोल्ड करेंगे और देखेंगे कि उस क्राइसिस में इंडिया ने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग प्रूव किया है, और वही इंडिया कोविड में भी कर रहा है। तो मुझे पसंद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा और आगे वाले वीडियो भी आप खूब बखूबी पसंद करोगे। धन्यवाद, थैंक यू।